हुआ? आ जाओ। हाँ तो देखो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रिस्क लेस। डिबेंचर में रिस्क क्या है? सबसे कम है। क्यों कम है रिस्क सबसे कम? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको जो है इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है, फिक्स मिलने वाला है। चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे कंपनी को नुकसान हो, कंपनी चाहे भाड़ में, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको मालूम है उनको उनका इंटरेस्ट फिक्स मिल जाएगा। उनको ये भी मालूम है कि उनको उनका पैसा भी क्या होने वाला है, वापस मिलने वाला है कुछ सालों के बाद। तुमने 10 साल के लिए डिबेंचर में पैसा लगाया, 10 साल तक ब्याज फिक्स मिलेगा, 10 साल बाद तुमको तुम्हारा पैसा भी क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। तो कोई डरने की बात है इसमें? तो रिस्क क्या है? सबसे कम है ना, बराबर। तो रिस्क इज ऑलवेज लेस इन डिबेंचर्स। व्हाई? बिकॉज़ डिबेंचर होल्डर ऑलरेडी knows in advance that he is going to get fixed rate of interest. He also knows that he is going to get his capital back during the lifetime of the company. उसको मालूम है उसको ब्याज भी फिक्स मिलेगा, उसको मालूम है उसको उसका पैसा भी क्या होने वाला है, कुछ सालों के बाद में वापस मिलेगा। तो इसीलिए इसमें रिस्क क्या है? सबसे कम। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अभी देखो डिबेंचर्स बहुत सारे तरह के होते हैं। बेरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरह के डिबेंचर्स हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग इसके बाद वाले आंसर में पढ़ेंगे। तो किस किस तरह के डिबेंचर है? बेरर, रजिस्टर्ड, ठीक है, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल, फिर बाद में तुम्हारा है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, राइट। तो ये कुछ तरह के डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर जो है वो ट्रांसफरेबल है। मतलब क्या? मेरे पास में डिबेंचर है, मुझे पैसा चाहिए, मैंने बेच दिया तुमको पैसा चाहिए, तुम भी किसी और को बेच सकते हो। तो डिबेंचर क्या है? ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मींस व्हाट? हम लोग ट्रांसफर मतलब बेचना, ट्रांसफर करना मतलब सेल करना। ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने डिबेंचर बेच दिया, तुम पैसा ले लिया। तुमको पैसे का जरूरत है, तुम किसी और को बेच दो, उससे पैसा ले लो। सो डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर मनी, in consideration for money. Clear? Next है who can issue? कौन इशू कर सकता है डिबेंचर? कोई भी इशू कर सकता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर कौन क्यों इशू करते हैं वो लोग? क्योंकि बिकॉज दे नीड देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उनका अपना खुद का पैसे का जरूरत है, जो कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में डिबेंचर को इशू करते हैं। ठीक है, सो डिबेंचर कैन बी इशूड बाय पब्लिक एज वेल एज बाय प्राइवेट कंपनी। एंड कंपनी इशू डिबेंचर टू सेटिस्फाई देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ओके, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। उनको लंबे समय तक पैसा चाहिए, उनको पैसे का जरूरत है, बिजनेस में लगाना है, कुछ करना है, तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए। इसलिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। ठीक है, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय पब्लिक एज वेल एज बाय प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये तुम्हारे डिबेंचर्स का क्या था? फीचर्स। क्या था डिबेंचर का? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्या? बंद, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन मींस कंपनी का बंद होना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब जिस तरह से तुमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप्स देखा तुमने, प्रेफरेंस शेयर में था रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और लास्ट में था कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल, बराबर कि नहीं? ये सब था। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। अभी डिबेंचर के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला डिबेंचर है बेरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर। अभी सुनो इधर, बेरर डिबेंचर मतलब क्या? बेरर चेक सुना है तुमने नाम? बेरर चेक, बेरर चेक क्या होता है? कोई भी तुमने इशू किया है, अमाउंट लिखा है, साइन किया हुआ है, तो कोई भी अपना नाम डाल के पैसा निकाल सकता है। बेरर चेक बोलते हैं उसको। तुमने साइन करके रख दिया है और दे दिया, नाम नहीं लिखा उसके ऊपर किसी का, तो जिसको तुमने दिया वो अपना भी नाम लिख सकता है, वो किसी को और को दे सकता है, उसका नाम वो लिखेगा। बेरर चेक, समझे कि? तो बेरर चेक डिबेंचर जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक है बेरर डिबेंचर, एक है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब बेरर डिबेंचर वो डिबेंचर है जिसके केस में डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर
उसके होल्डर का नाम नहीं लिखा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। और लोग बैरर डिवेंचर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको जो है पैसे का कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो बड़े आसानी से वो बेचा जा सके इससे, क्योंकि नाम नहीं है ना किसी का उस पर। तो मेरे पास बैरर डिवेंचर है, मैंने इसको बेचा 1 लाख रुपए में, बैरर डिवेंचर मेरा इसने खरीदा। अब नाम तो मैं सर्टिफिकेट के ऊपर है ना, कंपनी में कोई रजिस्टर में किधर नाम है ना कुछ है, कोई रिकॉर्ड है, तो मेरा बेचना आसान हुआ कि नहीं? मुझे एकदम इमीडिएटली पैसे का जरूरत है, तो मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। और मैंने जैसे ही इसको डिवेंचर दे दिया, वो डिवेंचर उसका हो गया, और उससे मैंने पहले पैसा ले लिया और डिवेंचर उसको दे दिया, तो उसका डिवेंचर हो गया, ठीक है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरर डिवेंचर। सो बैरर डिवेंचर इज दैट डिवेंचर व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। मियर डिलीवरी मतलब क्या होता है? मैंने उठाकर इसके हाथ में वो डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया, इससे मैंने पैसा ले लिया, तो ये डिवेंचर उसका हो गया, समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग बैरर डिवेंचर। बैरर डिवेंचर के केस में कंपनी के पास जिसने खरीदा डिवेंचर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्टर में कोई नाम नहीं, कुछ नहीं होता है। और वो बैरर डिवेंचर सर्टिफिकेट पे भी उसका नाम नहीं होता है, कुछ एक सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा बस। तो लोग उसको क्यों परचेस करते हैं बैरर डिवेंचर को? कि अगर उनको कभी पैसे का रिक्वायरमेंट हो तो वो बेचने में उनको दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से वो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं? बैरर डिवेंचर, ठीक है। तो बैरर डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। इट कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, okay, and there is no record, nothing is maintained in the register of company regarding the holder of बैरर डिवेंचर। बैरर डिवेंचर के बारे में कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, समझ में आया? रजिस्टर्ड डिवेंचर इसका बिल्कुल उल्टा है। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर है जिसके केस में कंपनी के रजिस्टर में डिवेंचर उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका ऑक्यूपेशन होगा, सब कुछ डिटेल्स उसका रहेगा, और वो कंपनी का उसका रिकॉर्ड में उसका नाम रहेगा, ठीक है। अगर उसको बेचना है डिवेंचर तो वो बहुत ही आसानी से नहीं बेच सकता, उसमें बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, फॉर्मेलिटी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोल के फॉर्म रहेगा, वो लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा कि मैं मेरे मर्जी से डिवेंचर इसको दे रहा हूँ, फिर डिवेंचर का पीछे वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा उसका जेरॉक्स, फिर आधार कार्ड लगेगा उसका, मेरा आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और फिर बाद में मैं कंपनी में जमा दूँगा, फिर कंपनी में सेक्रेटरी क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाएगा, फिर वो मीटिंग में ये पॉइंट मेरा रखेगा कि भाई इसको अपने डिवेंचर इसको ट्रांसफर करना है, फिर वो कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो लगेगा, ट्रांसफर कर रहे हैं उसका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। बैरर में ऐसा कुछ नहीं रहता है, देखो कोई भी प्रॉपर्टी को बेचता है ना तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, समझे? अभी जैसे कोई घर खरीद रहा है, अभी 40 का तो छोड़ो, इसमें तो कुछ नहीं चल रहा है, सब माफ रहता है, लेकिन अगर तुम बिल्डिंग में खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट को तुमको क्या करना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जब भी खरीदे बेचोगे सरकार को पैसा आएगा भी कैसे, समझे कि नहीं? स्टैम्प ड्यूटी ही सबसे ज़्यादा होता है, तुमको मालूम है? अगर कोई आदमी अगर आज जो है 30-35 लाख का प्रॉपर्टी खरीदता है तो मान के चलो कि 1 से 1.25 लाख के बीच में सिर्फ सरकार को स्टैम्प ड्यूटी जाता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, नाम पे रजिस्टर्ड हो गया कि मेरे नाम पे हो गया है, समझे? तो ऐसे ही रजिस्टर्ड डिवेंचर में भी ऐसे होता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ता है, फिर उसमें भी टाइम लगता है, फिर सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा, फिर डायरेक्टर लोग कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, वो टाइम लगता है, 2-3 महीना जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये कैसा हो गया? इमीडिएट ट्रांसफर हो गया, एकदम से हो गया, लेकिन इसमें क्या लगता है? टाइम। तो यही है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर इन केस ऑफ व्हिच देयर इज सेपरेट रजिस्टर मेंटेन्ड and the name of debenture holders are there recorded in that register, and it is not very easy to transfer registered debenture because there is lot of formalities to be done, okay? instrument of transfer रहेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सब उसमें लिख के फिर उसको देना पड़ेगा, फिर वो मीटिंग बुलाएगा, फिर वो कब होएगा क्या होएगा, उसमें टाइम लगता है। तो बैरर डिवेंचर और रजिस्टर्ड में से अच्छा डिवेंचर कौन सा है तुम्हारे हिसाब से? बैरर ना, झंझट नहीं है बेचना, इंटरेस्ट दोनों को भी मिलता है, दोनों को मिलेगा। बैरर डिवेंचर के केस में क्या रहता है ना, वो जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा ना उसी के नीचे कूपन रहता है, कूपन रहता है, कूपन है, उसको निकाल के कंपनी में जमा करने का और कंपनी तुमको इंटरेस्ट देगा। जो वो कूपन कंपनी में जमा करेगा उसको कंपनी जो है वो इंटरेस्ट देगा, हाथों हाथ इंटरेस्ट देगा। लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर में ना कंपनी ना इंटरेस्ट वारंट इशू करता है, इंटरेस्ट वारंट, चेक रहता है कंपनी का नाम का, इंटरेस्ट वारंट होती है उसके थ्रू जिसके नाम पे डिवेंचर है
मतलब जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है उसके नाम से वारंट इशू होगा, उसके एड्रेस पे, समझेंगे। लेकिन इसको कैसे मिलेगा इंटरेस्ट? डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब क्या, वो जो सर्टिफिकेट रहेगा ना उसी के नीचे कूपन रहेगा, वो एक कूपन निकाल के कंपनी में देगा, कंपनी उसको हाथों हाथ क्या करेगी, कैश पे करेगी। तो ये होता है बैरर और ये होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। समझ में आया? बराबर। आप देखो बुक्स में देखो अपने, देखो सबसे पहले रजिस्टर्ड डिबेंचर दिया, which are registered in the name of those persons who give loan to the company. The name, the address, the number of debenture is recorded in the register, and also interest is paid on to those person in whose name the debentures are registered. इंटरेस्ट उसको ही मिलेगा जिसके नाम पे डिबेंचर है। मतलब अगर मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट इसको दे दिया, मेरे पास में रजिस्टर्ड डिबेंचर है, ठीक है, लेकिन इसका नाम तो रजिस्टर में है नहीं, ये तो खाली मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया ना। अब तुम अपना घर किसी को बोल दो तुम मेरे को इतना पैसा दे दे, बोले कल तो आ जाना मेरे घर पे रहना, तुम 2-4 दिन रहने के बाद वापस उसको बोलते तू घर का ओनर थोड़ी है, मैं चल बाहर निकल, बोल सकता है ऐसा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम पे पूरा उसके नाम पे पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा कितना धोखाधड़ी हुआ है। एक ही आदमी ने एक ही घर 5 लोगों को भेज दिया है, करते हैं ना फ्रॉड, समझे कि नहीं? तो ऐसा होता है। तो डिबेंचर में ऐसा ही अगर तुम करना चाहो तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तुम मैंने भले ही उसको डिबेंचर दे दिया है सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड, लेकिन इसका नाम तो रजिस्टर में है नहीं, बराबर कि नहीं? मैं कल के दिन क्या बोलूंगा, मेरा डिबेंचर घूम गया सर्टिफिकेट, ये बोलेगा मैं ओनर हूं, मैंने खरीदा, मैं बोलूंगा मेरा सर्टिफिकेट ही चोरी हो गया, मेरा सर्टिफिकेट ही घूम गया है, मैं ऐसा बोल के कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में निकाल दूंगा, और वो साबित भी नहीं कर पाएगा कि मैंने खरीदा है, क्योंकि उसके नाम पे है ही नहीं वो। समझ में आ रहा है क्या? तो रजिस्टर्ड डिबेंचर जो होता है उसको ट्रांसफर करना बहुत इजी नहीं होता है, ओनर वही माना जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होता है, समझे? और उसी इंटरेस्ट उसी को इशू होगा, क्लियर? और बेरर डिबेंचर के केस में कैसा होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है बेरर डिबेंचर। इसके केस में कैसा होता है कि मैंने डिबेंचर उठा के सर्टिफिकेट इसको दे दिया ना, तो ये उसका ओनर बन गया, और इंटरेस्ट भी है उसके नीचे कूपन है, वो कूपन निकाल के देगा और उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और बेरर रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट कैसा मिलेगा? कंपनी क्या इशू करती है? इंटरेस्ट वारंट, ठीक है? तो देखो बेरर डिबेंचर, सच डिबेंचर्स आर नॉट रजिस्टर्ड एंड आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। दीस डिबेंचर्स आर which are payable to the bearer. These debentures are easily transferable. तो बेरर डिबेंचर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसको बेचना बहुत आसान हो जाता है, पैसे का मेरे को जरूरत है, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास लेकिन बेरर डिबेंचर है, तो मैं उसको बेच के उसी टाइम पे उसी वक्त पैसा ले सकता हूँ। और उसका भी क्या फायदा है कि बेरर डिबेंचर है ना, उसका हो गया डिबेंचर, मेरा नाम नहीं है कहीं पर, मैं कल के दिन उसको बेचने के बाद भी वापस बोलूँ मेरा घूम गया, तो लोग मेरे को भी बोलेंगे कैसा घुमा, किधर घुमा, वो बोलेगा मैंने चेक इशू किया इसको, देखो मैंने पेमेंट करके खरीदा है इसको, समझे कि नहीं? तो बेरर डिबेंचर और रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर वेरी इजीली ट्रांसफरेबल, रजिस्टर्ड डिबेंचर इज नॉट दैट मच इजीली ट्रांसफरेबल। क्लियर हो गया? फिर दूसरा है सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। अभी सिक्योर डिबेंचर के बारे में तुमको अभी बताया था। सिक्योर मतलब क्या? जिसके ऊपर कंपनी ने तुमको क्या किया है, सिक्योरिटी दिया है। मतलब क्या? अगर कल के दिन कंपनी तुमको तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास में सिक्योरिटी है, तो तुम्हारे नाम पे एसेट गिरवी रखा है, उस एसेट्स को बेचकर तुम अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। सिक्योर मतलब तुमको सिक्योरिटी दिया है कि कंपनी ने कि इन इवेंट ऑफ इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे मनी टू द डिबेंचर होल्डर, देन इन दैट केस द डिबेंचर होल्डर हैज द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर इट्स मनी, बराबर, दिस मनी, तो अपना पैसा रिकवर कर सकता है कल के दिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर मतलब क्या कि कंपनी तुमको कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, ठीक है, तुम कंपनी में पैसा लगाओ मत लगाओ, लेकिन कंपनी तुमको सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं देगी। मतलब अगर कल के दिन कंपनी ने तुमको तुम्हारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम कंपनी का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे कि कंपनी के गेट के बाहर खड़े रहकर 2-4 गाली लेकर चुपचाप वापस घर पे जाओ, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, समझे कि? तो सिक्योर डिबेंचर इज आर दोज डिबेंचर्स इन केस ऑफ व्हिच the security is given to the debenture holder regarding the payment of money. If the company is unable to pay the money, the debenture holder can sell the assets of the company and get its money recovered. वो asset बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है, समझ में आया? और अनसिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है कि इनको कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अगर कंपनी ने इनका पैसा वापस नहीं किया तो, समझ में आया? ठीक है, समझ आया? अभी
सिक्योरिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग। मैंने अभी बताया इसके बारे में, फीचर्स में होता है। अब फिक्स में क्या होता है कि कोई खास एसेट तुम्हारे नाम पे गिरवी रहती है, जैसे लैंड हो गया, जैसे मशीन हो गया, जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, जैसे कोई फर्नीचर हो गया। अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे नाम पे जो एसेट रखा है उसको तुम बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, तो वो होता है फिक्स चार्ज। ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज मतलब तुम कंपनी का कोई भी एसेट बेच सकते हो, अपने मन से कोई भी एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है। अगर तुमने कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया है, कंपनी तुमको नहीं दे पा रही है, तो तुम वकील को बुलाओ, सॉलिसिटर वगैरह लोग को बुलाओ, कंपनी की बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई है, उसको बिकवा सकते हो। ठीक है। जितने में बेचेगा मेरा 1 लाख रुपया लेके वापस कंपनी को दे देना, समझे कि ऐसा कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड में फ्लोटिंग। सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है फ्लोटिंग, समझ में आया? और अनसिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है? क्या कंपनी को सिक्योरिटी देती है तुमको? नहीं। तुम कुछ कर सकते हो कंपनी का? कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। देखो दिया है इसमें, सिक्योर्ड डिबेंचर, a company takes loan from the debenture holders and certain assets are secured against the debentures issued to them. It means assets are mortgaged against the loan. गिरवी रखा जाता है एसेट। A written agreement takes place and it is called mortgage deed. इसको mortgage deed बोला जाता है। Deed मतलब agreement. It includes terms of payment, rate of interest, security का क्या वैल्यू है। If the company fails to pay the principal and interest, they have right to recover from the asset mortgage. अगर कंपनी तुमको मुद्दल पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज अगर नहीं दे रही है, नहीं चुका रही है, तो तुम कंपनी के एसेट को बेच सकते हो। ठीक है। अब ये चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, दिए उधर, एक फिक्स होता है और एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ फिक्स चार्ज, a charge is created on a particular asset, on a particular fixed asset such as machinery, plant, etc. If the amount is not paid, then asset can be sold and can be utilized. कंपनी तुम्हारे नाम पे कोई खास एक एसेट गिरवी रख देगी, अगर कंपनी तुमको पैसा वापस नहीं कर पाई, तुम वही सेम एसेट बेच कर अपना पैसा रिकवर कर सकते हो जो एसेट रखा है तुम्हारे नाम। और फ्लोटिंग में क्या होता है? फ्लोटिंग में तुम कंपनी का कोई भी एसेट्स को बेच सकते हो और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, कोई भी एसेट्स। ठीक है। In case of floating charge, the charge is created on the general assets of the company. If the amount is not recoverable, not paid, any asset can be utilized to recover the money. तुम कंपनी का कोई भी एसेट्स बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। बराबर? समझ में आया? बराबर? बोलो मैंने क्या बोला? ये बताओ, चलो सिक्योर वाला बताओ। बोलो बोलो क्या बोला मैं? अरे सिक्योर डिबेंचर मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ जाना चाहिए, आधा आंसर तो नाम से ही याद हो जाना चाहिए। गिरवी रखती है कंपनी, हाँ, अगर कंपनी ने अपने को पैसा वापस नहीं किया है तो। बराबर? अब ये चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स मतलब क्या होता है बोलो? फिक्स चार्ज मतलब क्या होता है? देखो आंसर बाद में याद चले जाओगे ना, 100 बार भी पढ़ोगे आंसर बाहर नहीं होगा अगर मतलब नहीं मालूम होगा। जितना तुम्हारे से कंपनी पैसा लिया उतना तुम वापस करेगी, तब तक इंटरेस्ट देगी। अरे बोलो फिक्स सिक्योरिटी क्या है? अरे यार तुम पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हो बराबर, तुम्हारे मम्मी को बुला दो, ठीक है? बड़ा मैं रहा हूँ, तुम किधर और धावे हो गए पर। फिक्स सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? कंपनी तुम्हारे नाम पर कोई एसेट, कोई खास एसेट फिक्स कर गिरवी रखती है, सिर्फ उसी एसेट्स को बेच के तुम पैसा रिकवर कर सकते हो। फ्लोटिंग में क्या होता है? तुम कंपनी का कोई भी एसेट्स बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। समझ में आया? सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? तुम कंपनी का कुछ नहीं कर सकते हो अगर कंपनी ने कल पैसा वापस नहीं किया तो। तीसरा है रिडीमेबल और इरिडीमेबल।
का मतलब मैंने क्या बताया, टू पे बैक, पैसा वापस नहीं करेगा। तो रिडीमेबल डिबेंचर क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने डिबेंचर अगर रिडीमेबल डिबेंचर इशू किया है तो जितने साल के लिए रिडीमेबल डिबेंचर इशू किया होगा उतने साल तक उनको ब्याज फिक्स देगी और उतने साल के बाद उनको उनका पैसा भी क्या कर देगी, वापस हो जाएगा। बस ये सिंपल सा मतलब है रिडीमेबल डिबेंचर। और इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जिसके केस में कंपनी जो है इंटरेस्ट देगी उसको फिक्स, लेकिन पैसा सिर्फ तभी वापस करेगी जब कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, वाइंडिंग अप हो जाएगा, लिक्विडेशन में चली जाएगी, समझे कि नहीं? तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर्स। So redeemable debentures are those debentures which are to be redeemed after a fixed period of time. Till then, interest is paid at fixed rate, and after the completion of the year, after the completion of fixed period of time, the money is repaid to the debenture. उनको उनका पैसा क्या कंपनी करेगी, वापस कर देगी। उसको बोलते हैं हम लोग redeemable debenture. Irredeemable debenture वो डिबेंचर है जिसके केस में इंटरेस्ट तो मिलेगा उनको फिक्स, और कंपनी लेकिन पैसा सिर्फ कभी देगी जब कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी, समझे कि? देखो दिया इसमें रिडीमेबल डिबेंचर, दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, आफ्टर द पीरियड इज ओवर द डिबेंचर कैपिटल इज पेड बैक, देयर इज अ सेपरेट रिजर्व क्रिएटेड बाय द कंपनी टू पे द डिबेंचर अमाउंट व्हिच इज नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो पैसा एक रिजर्व से पे करती है, उसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रेजेंट टेंस में पूछ सकते हैं। और इरिडीमेबल में क्या है, देखो द डिबेंचर रिमेन्स फॉर एवर द कंपनी, इट इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, द डिबेंचर कैपिटल इज रिपेड आफ्टर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी और एट द विल ऑफ द कंपनी। कंपनी पैसा सिर्फ वापस कब करेगी, या तो कंपनी बंद हुई हो या तो कंपनी की मर्जी है कि चलो पे कर देते हैं, हमको हमारी कंपनी बेच देना है, टाटा जो है वो बिल्डिंग बनाने वाला है इस जगह पर, हम जान तो इतना मगजमारी हम नहीं करते, पैसा लोगों को वापस कर देते हैं, टाटा से पैसा ले लिया हमने और लोगों को पैसा दे के उनको खाली कर दिया और बाद में बिल्डिंग बना दिया उसको, करे ना लोग ऐसा? अभी देखो चाली वगैरह लोग तोड़ के बिल्डिंग बनाने का प्रपोज प्लान है ना, देखो जितने भी चाली है ये सब जो है खाली होने वाले कुछ टाइम, भले आज 4 साल 10 साल बाद एक टाइम है, उसके बाद खाली जरूर करना ही पड़ेगा। चेक करने आते हैं ना तो लोगों को लगता है कि मस्करी करने आ रहे हो, पर वो नहीं है, वो लीगल सिस्टम में है। अब जैसे एग्जांपल, अभी वो जो जगह है पूरा वो सब पूरा एयरपोर्ट का जगह है, एयरपोर्ट के पास में उनके पास कानूनी कागज है, तुम भले ही रह रहे हो वहाँ पर लेकिन गैर कानूनी तरह से रह रहे हो, भले तुम कितने साल से क्यों ना रह रहे हो लेकिन तुम गैर कानूनी तरह से रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में मकान का ओनरशिप नहीं है, तुम्हारे पास में एक ने खरीदा होगा, बेचा होगा, ऐसा वाला कागज है, लेकिन जमीन का जो मालिक है वो कौन है? वो तो एयरपोर्ट है ना, उसके पास में 100 साल पहले के भी कागज होंगे, क्या करोगे तुम? 100 साल पहले तो नहीं थे, फिर तुम क्या बीएमसी से जीत सकते हो? नहीं ना। देखो बीएमसी ने देखो रास्ता अलग बड़ा किया कि नहीं, बराबर, उनके पास में 100 साल पुराना नक्शा रहता है, वो नक्शे में वो बताएंगे ना कि ये जगह खाली थी और तुमने उधर घर बनाया, वो बोलेंगे नहीं हमारे पास नक्शा है, ये जगह खाली थी, ये देखो हमारे पास में है। अभी तुम देखो वो मधुकुंडा का बिल्डिंग है, मधुकुंडा मालूम है तुमको? दशरथ मधुकुंडा तुमको मालूम है? कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था, 2005 6 7 8 6 तक था शायद, यहीं पर वो बड़ा बिल्डिंग जो बनाया ना 4 माले का कालूपाड़ा में, इस तरफ में वो ऑप्टिशियन है उसके सामने वाला, वो जो बिल्डिंग है, तुम देखो उसने जो बिल्डिंग बनाया है वो कितना पीछे लेके बनाया है, कितना पीछे लेके, बाकी लोग का दुकान है सब उसी लाइन में, जहाँ पर उसका सीढ़ी है ना वहाँ पर बाकी लोग सबका दुकान है आगे तक, लेकिन उसने अपना जो बिल्डिंग है वो कम से कम 20 फुट पीछे लेके बनाया, क्योंकि उसको मालूम था, उसने नक्शा देखा था, नक्शे में देखा था कि बराबर वो बीएमसी की है, तो जितनी भी दुकानें सामने लाइन की सब इनके सब गैर कानूनी तरह से बनाया गया, ऐसा नहीं आज नहीं जाएगा, आज से 10 साल बाद जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है ना। देखो जितने भी स्लम्स होते हैं ये अनप्लान्ड होते हैं, बिल्डिंग्स जो बनती है ना वो प्लानिंग से बनती है, इतना वो ड्रेनेज के लिए जगह छोड़ देते हैं, वो लोग गटर के लिए इतना जगह रहता है, रोड इतना रहता है, वो प्लानिंग से बनता है, ये सब अनप्लान्ड है, किसी को जितना मर्जी आ गया इसने इतना जगह खाली देख लिया, वो उधर दीवार डाल दिया अपना ले लिया, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब अनप्लान्ड है। तो
तो रिडीमेबल डिवेंचर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, कुछ सालों के पास रिडीम करना ही पड़ता है, ठीक है। और इरिडीमेबल डिवेंचर जो होता है इसे कभी ये होगा जब कंपनी क्या हो जाएगी, बदल। चौथा है बड़ा आसान है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल नाम से तुमको समझ में आना चाहिए। कन्वर्टेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन they get all the rights and benefits which are earlier enjoyed by the equity shareholder of the company. कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर है जो कुछ साल तक जो है डिवेंचर ही रहते हैं और उतने साल खत्म होने के बाद अपने आप से वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है। और जिस दिन से वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए उस दिन से वो सारे राइट, अधिकार, फायदे, बेनिफिट जो इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलते हैं वो सारे उनको मिलना चालू हो जाएगा। वोटिंग करने का राइट, मैनेजमेंट में दखल देने का राइट, मीटिंग अटेंड करने का राइट, समझे कि नहीं, डिविडेंड मिलने का राइट, बोनस शेयर वैल्यू का मिलने का राइट, राइट इशू मिलने का राइट, तो कंपनी का ओनर बन जाएगा। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो हमेशा डिवेंचर ही रहेंगे। क्लियर, समझ में आया? देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर लिखा नहीं है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्टेड into equity shares or preference shares, the debenture holder if wants can convert it into equity or preference shares. If they convert into equity or preference shares, they will not remain the company creditor but they will become the company member, या कंपनी के क्या बन जाएंगे, वो ओनर बन जाएंगे। आया समझ में? और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नेवर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वो हमेशा ही डिबेंचर ही रहेंगे, वो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। समझ में आया? बराबर। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, मतलब एक टाइम के बाद मैच्योरिटी, ठीक है, समझ में आया? अब देखो अभी हमने देखो इक्विटी शेयर भी पढ़ा, हमने प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ा, हमने डिबेंचर भी पढ़ा ना। हाँ तो अब देखो एक डिस्टिंक्शन भी देख लो जरा, 20 पे आओ क्वेश्चन नंबर। देखो बड़ा आसान है, ये क्या तुमको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमने आंसर पढ़ा ना तो ये आता है समझो, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है। अब सबसे पहले हुआ आरडी, शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का ओनर है। डिबेंचर होल्डर कौन है, कंपनी का क्रेडिटर है। जो डिबेंचर परचेस करता है वो डिबेंचर होल्डर है, जो शेयर परचेस करता है वो शेयर होल्डर है। दूसरा पॉइंट स्टेटस, शेयर होल्डर ओनर है, मालिक है कंपनी का, वो कंपनी की मीटिंग में दखल दे सकता है, मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी का कौन है, क्रेडिटर है, उसका मैनेजमेंट में दखल देने का कोई राइट नहीं। तीसरा पॉइंट इनकम, अभी शेयर होल्डर को इनकम क्या मिलता है, डिविडेंड। अब डिविडेंड जो होता है वो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। अगर उसको फायदा हो रहा है कंपनी को तो कंपनी डिविडेंड देगी, कम हो रहा है तो कम देगी, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं देगी तो नहीं देगी। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही क्या होता है, फिक्स होता है। कंपनी के नफा नुकसान के ऊपर जो है उनका डिविडेंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट वोटिंग राइट, अब शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का तो उसको नॉर्मल वोटिंग राइट है। डिबेंचर होल्डर क्या कंपनी का ओनर है क्या, तो उसको वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। पांचवा पॉइंट पोजीशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो उनका क्या पोजीशन होगा उस वक्त। अब शेयर होल्डर का जो पोजीशन होता है वो सबसे लास्ट होता है, मतलब सबको कंपनी पैसा चुकाने के बाद अगर कुछ बचा तो शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर का राइट सबसे लास्ट होता है, मतलब उसको पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर का ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर से पहला पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर। दिया है उसमें, देखो दिया है इसमें, द डिबेंचर होल्डर गेट्स प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मींस प्रेफरेंस, मतलब सबसे पहला ओवर द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, बराबर। तो समझ में आ गया ये पॉइंट, शेयर होल्डर डिबेंचर आसान था ना, जो हमने पढ़ा वही था, कुछ अलग तो नहीं था। अब देखो 22 पे देखो एक और डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, सेम है बिल्कुल एकदम सेम है, शेयर और बोला डिबेंचर। अब मीनिंग में क्या है, शेयर क्या होता है, शेयर क्या है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, बराबर कि नहीं। अगर कंपनी ने करोड़ों का शेयर इशू किया है, तुमने खाली 10 शेयर खरीदे हैं, तो तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा है ना कंपनी में, तो वही बोला ना कि शेयर मतलब क्या, एक छोटा हिस्सा जो तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शेयर। और डिबेंचर क्या है,
डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द मेंबर। ठीक है, ये मीनिंग में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, स्टेटस। अब शेयर होल्डर कंपनी का कौन है? ओनर है, मालिक है ना भाई। कंपनी में मीटिंग बुलाने का है, मीटिंग में दखल देने का है, ऑडिटर को चेंज करना है, सेक्रेटरी को बदलने का है, ये सब काम किसका है? ओनर का। क्यों? ओनर है वो, मालिक है वो। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर कंपनी का कौन है? क्रेडिटर है, वो कंपनी में कुछ कोई भी चीज में दखल नहीं दे सकता है। तीसरा पॉइंट, इनकम। अब शेयर होल्डर को क्या मिलता है रिटर्न में? जो शेयर खरीद रहा है वो, हाँ, डिविडेंड। क्या मिलता है उसको? बोलो, शेयर में जो पैसा लगा था उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है? अरे बोलो डिविडेंड ना, DIVIDEND, डिविडेंड। डिविडेंड इनकम है ऑन शेयर्स। और जो लोग डिवेंचर में पैसा लगाते हैं, कंपनी को क्या करती है? इंटरेस्ट, यानी ब्याज। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं कि कितना मिलता है इंटरेस्ट या कितना डिविडेंड मिलता है। अब देखो, इक्विटी शेयर के केस में जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मींस व्हाट? कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर के केस कि इसको डिविडेंड फिक्स होता है। लेकिन डिवेंचर के केस में तो इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स होता है ना। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है उसी वक्त कागज में लिख के दे देती है कि भाई जिसका नाम इस पे लिखा है उसको हम इतना टक्का ब्याज हर साल का फिक्स है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी। अब शेयर होल्डर को कोई सिक्योरिटी देती है कंपनी? नहीं। तुमको कंपनी में पैसा लगाना है तो लगाओ, कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना मत इन्वेस्ट करो, लेकिन हम तुमको कोई सिक्योरिटी देने वाले नहीं। लेकिन डिवेंचर के केस में कंपनी जो है कभी कभी सिक्योरिटी दे सकती है, खास करके सिक्योर डिवेंचर के केस में कि अगर शेयर होल्डर के नाम पे कोई एसेट गिरवी रखा है तो कंपनी पैसा नहीं पे कर रही है तो वो पैसा बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब डिवेंचर के केस में कंपनी उनको सिक्योरिटी दे सकती है। फिर राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का तो उनको राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, तो ये उनके अधिकार है। डिवेंचर होल्डर के ऐसे कुछ अधिकार है क्या? उनको कोई मीटिंग में मैनेजमेंट में दखल देने वगैरह का कोई राइट है क्या? अरे वो ओनर ही नहीं है तो उसका राइट क्या है? कुछ नहीं। आगे इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, वही पॉइंट है सेम वो जो देखा हमने। वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में शेयर होल्डर ओनर है इसलिए उसको कंपनी में मीटिंग करने का, वोट करने का राइट है, नॉर्मल वोटिंग राइट। बट डिवेंचर होल्डर बीइंग अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी देयरफॉर ही हैज नो वोटिंग राइट एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज वेल। नेक्स्ट, गेटिंग मनी बैक। अब शेयर होल्डर का पैसा सबसे लास्ट में मिलता है उसको, जब सब कर्जेदार को पे कर दो, बॉन्ड होल्डर को पे किया, पब्लिक डिपॉजिट लिया उनको पे किया, डिवेंचर होल्डर को पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो मिलेगा उसको, नहीं बचा तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर को तो उनका पैसा क्या करना पड़ता है? वापस ही करना। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी। अब सूटेबिलिटी मतलब क्या? शेयर होल्डर जो होता है, कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो शेयर का जो कैपिटल क्या होता है? परमानेंट कैपिटल होता है ना। मतलब कंपनी को वापस करने का कोई जवाबदारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं। तो वो एक तरह से परमानेंट कैपिटल है किसका? कंपनी का। कंपनी जिनको परमानेंट कैपिटल चाहिए होगा, हमेशा के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो लोग क्या इशू करेंगे? शेयर, राइट? क्योंकि वापस लौटाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन डिवेंचर का जो कैपिटल है ये तो वापस करना पड़ता है ना, तो इसका पैसा कंपनी किस काम के लिए यूज करती है? डिवेंचर लॉन्ग टर्म्स के लिए इशू होता है मोस्टली, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। तो उनका जो पैसा है वो कंपनी का टेम्पररी कैपिटल है और ये बिल्डिंग कंपनी के एक्सपांशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। दिया है देखो, इट सूट्स एक्सपांशन डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, बराबर समझ में आया? शेयर और डिवेंचर और कुछ नहीं। उसमें तुमने शेयर कैपिटल पढ़ा, उसमें सॉरी शेयर पढ़ा पहले, फिर पढ़ा डिवेंचर होल्डर पढ़ा, फिर दूसरे में तुमने शेयर देखा, डिवेंचर देखा। अब तीसरा देखो, उसके बाद में शेयर कैपिटल दिया है, डिवेंचर कैपिटल दिया है, सब वही। समझे कि नहीं? देखो मीनिंग दिया है, शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल बोलते हैं जो शेयर होल्डर खरीदता है, डिवेंचर कैपिटल को ओव्ड कैपिटल बोलते हैं, ओव्ड, OWED, ओव्ड मतलब लोन, ओव्ड मतलब उसको अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो लोन। सो डिवेंचर का कैपिटल किस तरह का कैपिटल है? लोन कैपिटल फॉर्म। अब शेयर कैपिटल कंपनी किस किस तरह से जमा कर सकती है? इक्विटी शेयर इशू करके और प्रेफरेंस शेयर को इशू करके। लेकिन
डिवेंचर कैपिटल तो डिवेंचर से ही इशू करके करेगी जमा, लोन डिवेंचर क्या लोन है ना, डिवेंचर ही इशू करके जमा करेगी। फिर उसके बाद स्टेटस, अब देखो ये पॉइंट कितने बार पूछ रहे हैं। शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का कौन है, ओनर है। डिवेंचर होल्डर कंपनी का कौन है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। इनकम, अब इनकम में देखो पॉइंट बार बार आ गया। शेयर होल्डर को कंपनी क्या इनकम पे करती है, डिविडेंड, और डिवेंचर होल्डर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। फिर कन्वर्जन, अब शेयर जो होता है, तो छोड़ो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वोटिंग राइट देखो, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है, ओनर है तो वोटिंग राइट रहेगा। डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट है क्या, नहीं है, ओनर नहीं हो, क्रेडिटर है, तो क्यों है वोटिंग राइट, नहीं रहेगा। रीपेमेंट, शेयर होल्डर को ना पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा, पहले सब कर्जे बड़े बड़े जो कर्जे वाले ना, बॉन्ड होल्डर, फिर पब्लिक डिपॉजिट होल्डर, डिवेंचर होल्डर, इनको पे करने के बाद कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा। डिवेंचर होल्डर को प्रायोरिटी है, सबसे पहले प्रायोरिटी मींस बिफोर, सबसे पहला पैसा मिलेगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले मिलेगा। फिर चार्ज अगेंस्ट एसेट, अभी इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर कोई एसेट गिरवी नहीं, कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है, अगर कंपनी उनका लिया हुआ पैसा वापस भी नहीं करी तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई गिरवी नहीं, एसेट कुछ नहीं। लेकिन डिवेंचर के केस में क्या है, अगर डिवेंचर सिक्योर डिवेंचर इशू किया है तो उनका पैसा उनको वापस करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो एसेट को बेच कर लोग अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो देखो आज हम लोग ने कितना आंसर्स देखा, 5 आंसर शायद देखा हम लोगों ने, 3 डिस्टिंक्शन देखा और 2 हमारे को मतलब टाइप्स ऑफ डिवेंचर और अपने फीचर्स ऑफ डिवेंचर, बराबर। ठीक है, देखो जरा एक बार रीड आउट करो क्या तुमने पढ़ा। देखो एसपी, वापस मैं बोल रहा हूँ, एसपी जो है वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है 12th स्टैंडर्ड का, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि तुमको फालतू मार्क्स इसमें कोई देने वाला नहीं है, तुमने लिखा है सही कोई मार्क्स मिलेगा। ओसी में क्या है, थोड़ा बहुत तुम लिखोगे अपने मन का भी चल जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन उसमें एसपी में कुछ नहीं चलता। तो पहला लाइन पढ़ते ही ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तुम जो आंसर लिखा होगा वो सीधा कट करके 0 दे देगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ के ही लिखना है, कुछ भी अपने मन के हिसाब से नहीं लिखना है, ठीक है। मन से लिखोगे तो नहीं चलेगा, मन से चली गई ना ऐसे ही तुम्हारा भी होगा। बंद करो सर।